दैट इज द पंचायत, दैट इज द लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज़ का मतलब क्या है? लोकल शरीर। लोकल बॉडीज़ का मतलब ये है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, यूनियन पे, है ना, यूनियन लेवल पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट देखी, स्टेट लेवल में जब हम आए तो हमने स्टेट गवर्नमेंट देखी, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एंड इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट भी होती है हमारी। देयर इज अ 3 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, लोकल गवर्नमेंट। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये ओरिजिनली एस एच जस्टिसेबल पार्ट में नहीं थी, यानी कि एस एच कोई मैंडेटरी नहीं था कि हर स्टेट में एक लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, इट वॉज नॉट मैंडेटरी। लेकिन और इसको लेकर काफ़ी सारी कमिटी सेटअप करी गई बाद में। लेकिन जो हमारा आर्टिकल नंबर 40 है, अनुच्छेद नंबर जो 40 है, विच इज अ डीपीएसपी, विच इज अ गांधीयन डीपीएसपी एज यू ऑल नो, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा हुआ था रिगार्डिंग, यहाँ पर स्टेट को डायरेक्टिव मिला हुआ था कि आपको स्टेप्स लेने हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत एट द लोकल लेवल। ठीक है, इसमें 40 में लिखा हुआ है। तो इसको लेके स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने। क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने? यहाँ पर कुछ कमिटीज का फॉर्मेशन करवाया, जैसे फॉर एग्जांपल बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, थुंगॉन कमेटी, गढ़ी कमेटी, और उसके बाद 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ। अब ये कमेटी जो सबसे पहले बनी थी, दैट वाज बलवंत राय मेहता कमेटी। इसने जो एडवाइस किया था दैट वाज 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इसने बात करी थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने, त्रिस्तरीय, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। देन उसके बाद दैट इज 1959 में राजस्थान बन गया पहला राज्य। राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कब एस्टैब्लिश किया था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान की जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था। 2 अक्टूबर को क्यों हुआ था? क्योंकि ऑब्वियस बात है गांधी जयंती को एस्टैब्लिश करने को लेकर। तो 1959 में राजस्थान में पहली पंचायत एस्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन अभी तक ये ऐसा जैसे जस्टिसेबल पार्ट में नहीं है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कि भाई हर स्टेट में ये होनी चाहिए। यानी कि अशोक मेहता कमेटी बनती है और इसने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, 2 टियर पंचायती राज सिस्टम को एस्टैब्लिश करने का रिकमेंडेशन दिया अशोक मेहता कमेटी ने कि भाई 2 स्तरीय होना चाहिए, त्रिस्तरीय की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह जीवीके राव कमेटी बनी, इसी तरह एलएम सिंघवी कमेटी बनी 1986 में, और ये बनी थी राजीव गांधी के टाइम पे, ठीक है, राजीव गांधी के टाइम पे बनी थी एलएम सिंघवी कमेटी। और इसने जो है रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम की बात करी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की बात करी, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज। इसने बोला कि भाई जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रिवाइटल खिलाओ, ठीक है, ताकि वो जी भर के। तो एक्चुअल में राजीव गांधी ने 1989 में 1989 में एक्ट भी लाया, जी हाँ, बिल भी लाए थे, नॉट एक्ट, बिल भी लाए थे लोकसभा में, ठीक है, 1986 में लोकसभा में बिल पास भी हो गया था। 1989 में बिल लाए थे, 64th अमेंडमेंट बिल था ये, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था 64 नंबर का। लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में डिफीट हो गया। इसकी वजह से उस टाइम पे ये जो 73rd अमेंडमेंट है, अगर उस टाइम पे पास हो गया तो 64th अमेंडमेंट हम पढ़ रहे थे कि 64th अमेंडमेंट से ही उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया। उसके बाद में थुंगॉन कमेटी, गढ़ी कमेटी बनाने की जरूरत ना पड़ती। ओके, तो 1988 में यहाँ पे थुंगॉन कमेटी बनती है। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, चेयरमैन तो उसके पीके थुंगॉन करके, और उन्होंने इसको बोला था कि भाई इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए ये। तो ये रिकॉग्निशन की बात कही गई थी, ठीक है। एंड एक और कमेटी बनी थी, दैट वाज गढ़ी कमेटी 1988 में। एंड फाइनली जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, 1992 में। इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव, ये उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर। और इनके टाइम पे अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, बट ये एनफोर्स यानी लागू हुआ था 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1993 को, जिसके से 24 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है, पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। अब इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट दैट इज 73rd अमेंडमेंट किया क्या? व्हाट डिड दिस 73rd अमेंडमेंट डिड? जो 73rd अमेंडमेंट है, इसने सबसे पहली बात तो पार्ट नंबर 9 जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, एंड शेड्यूल नंबर 11 जोड़ा, जो भी कुछ, जैसे मैंने आपको पहले बताया शेड्यूल क्या होता है, जो भी डिटेल्स आर्टिकल में मेंशन नहीं करी जा सकती है, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स होती है, उसको हम शेड्यूल मेंशन कर देते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 9 शेड्यूल नंबर 11, और इसमें टोटल आपके टोटल 29 फंक्शनल मैटर्स दिए हुए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कितने फंक्शनल मैटर्स हैं? 29 फंक्शनल मैटर्स हैं, शेड्यूल 11 जो कि पंचायत की बात करता है। एंड आर्टिकल नंबर ये है आपका 243 से लेकर 243 ओ, जिसके बारे में आज लेक्चर में पढ़ना है, आर्टिकल 243 से 243 ओ के बारे में। ओके, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट के बाद एक तरह से ये जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, जहाँ पर अगर कोई स्टेट स्टैब्लिश नहीं करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, फिर कुछ अलग तरीके से करता है, जैसे कि एक्ट में ये जो पार्ट नंबर 9 में मेंशन उसके अलग से, तो फिर जो है अब क्या किया जा सकता है? एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। अब ये जस्टिसेबल पार्ट में आ चुका है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के थ्रू इसको लाया गया। अब यहाँ पे हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 243 में डेफिनेशंस दी हुई है, डेफिनेशंस जो टर्म्स यूज हुए हैं उसकी डेफिनेशन दी हुई है। जैसे डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट का मतलब दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट है। ग्राम सभा का मतलब क्या? बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल कंसिस्टिंग रिलेटिंग टू द विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। यानी ग्राम सभा में कौन कौन आएगा? तो सारे जो गांव के लोग हैं जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम रजिस्टर्ड है, सारे जो पंचायत एरिया में जो भी लोग आते हैं और उनका इलेक्टोरल रोल में नाम रजिस्टर्ड है, वो सारे ग्राम सभा के पार्ट होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल एक वो लेवल होता है जो पंचायत, अभी हम देखेंगे, इसने जो 73rd अमेंडमेंट ने बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को एस्टैब्लिश किया, जिसमें कि विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच में जो लेवल है उसको इंटरमीडिएट लेवल का नाम देते हैं, ठीक है। पंचायत इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड आर्टिकल नंबर 243 भी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है, ओके। देन पंचायत एरिया का मतलब मींस द टेरिटोरियल एरिया ऑफ पंचायत। पॉपुलेशन मींस द पॉपुलेशन एज असर्टेन्ड एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, तो जो पिछले सेंसस के हिसाब से जो भी पॉपुलेशन निकली है वही पॉपुलेशन है। और विलेज का मतलब है जो स्पेसिफाई करेगा गवर्नर। तो कुछ डेफिनेशन है कि भाई जैसे कि हमने आर्टिकल नंबर जब हम फंडामेंटल स्टार्ट किए थे तो आर्टिकल नंबर 12 में देखा था कि क्या क्या मतलब है स्टेट। स्टेट जो अंदर मेंशन है पार्ट नंबर 3 में, तो वहाँ पर स्टेट का मतलब क्या है? सिमिलर वहाँ पर हमने देखा था पार्ट नंबर 4 में डीपीएसपी में, जहाँ पे आर्टिकल नंबर 36 में मेंशन किया था कि भाई जहाँ जहाँ आप स्टेट देखोगे तो स्टेट का मतलब क्या है। तो वही यहाँ पे सबसे पहले चीज़ें डिफाइन किए गए हैं, टर्म्स को डिफाइन किया गया है जो हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 243 ए, जैसे ना होता है 243 से लेके 243 ओ तक है, तो 243 देन 243 ए बी सी डी इस तरह से ओ तक है। तो ए में दिया हुआ है, अ ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड। यानी कि जो भी वहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेचर है जो भी वो फंक्शन प्रोवाइड करेगा वही फंक्शन ग्राम सभा परफॉर्म करेगी। ग्राम सभा क्या है? अभी हमने देखा ग्राम सभा इज़ अ बॉडी जिसमें कि सारे लोग गाँव वो पंचायत एरिया के जो लोग रजिस्टर्ड हैं इलेक्टोरल रोल में, जिनका नाम रजिस्टर्ड है, वो सारे लोग आते हैं वहाँ पे,
ठीक है। और वो उसके पास वो सारे पावर्स रहेंगे जो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि ग्राम सभा रहेगी ही रहेगी, लेकिन वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। हो सकता है यूपी ने अपनी ग्राम सभा को कुछ ज़्यादा ही पावर दे रखी हो एज़ कम्पेयर टू एमपी, हो सकता है राजस्थान ने यूपी से भी ज़्यादा दे रखी हो पावर। तो वो पावर आप किस हिसाब से देते हो वो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। बाकी चीज़ें तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ग्राम सभा होनी ही होनी चाहिए, वो फिर जस्टिसेबल पार्ट में आ जाता है, ठीक है। देन अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायत का गठन, यानी पंचायत कितने लेवल पे बनाई जाएगी, तो पंचायत जो है 3 लेवल पे बनाई जाएगी, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो कुछ ये इस लेवल पे बनाई जाएंगी चीज़ें। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होगा। विलेज लेवल पे जो पंचायत होगी उसको ग्राम पंचायत बोला जाता है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बोला जाता है उसको। जो ग्राम पंचायत होती है इसको फर्दर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। अभी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, एनटीपीसी का भी आंसर किया ही है, अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा। उसमें कुछ या फिर काफ़ी क्वेश्चन हैं शुरू के, जो हार्ड क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ढंग के लेवल के हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक बार उसको ना ज़रूर देखिएगा, मेरे हिसाब से एक बार गो थ्रू करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें। वैसे तो मैं कराऊंगा परमार एसएससी, जो परमार एसएससी चैनल है वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट और जो टफ टाइप क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको लगाना है तो परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे एनटीपीसी की पीडीएफ प्रोवाइडेड है पूरी, जो अभी रिसेंट में आई है, तो वहाँ से आप लगा सकते हैं। तो वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से, इनमें से क्या ग्राम पंचायत का हिस्सा नहीं है, तो ग्राम, ये ऑप्शन थे, ग्राम सभा ऑप्शन था, ग्राम पंचायत था और न्याय पंचायत था, एक पंचायत समिति था। तो पंचायत समिति पार्ट नहीं है ग्राम पंचायत को, अपने आप में अलग चीज़ है, ओके। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक्सेप्शन भी है एक यहाँ पे, सारे स्टेट्स में हर जगह 3 टियर पंचायती राज एक्सेप्शन को इस्टेब्लिश करना है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, अपवाद यहाँ पे है स्टेट विद पॉपुलेशन लेस दैन 2 मिलियन, यानी जहाँ पे भी 20 लाख से कम जनसंख्या है वहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, वहाँ पर आप इंटरमीडिएट को स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेटअप करना ही नहीं करना है, आप वहाँ पर इंटरमीडिएट जो लेवल है उसको ज़रूरी नहीं कि आप सेटअप करें, यानी 20 लाख से जहाँ पर 2 मिलियन से पॉपुलेशन कम है वहाँ पे, ठीक हो। ओके, लिखा तो है यार, ओके लिखा तो है, ये लिखा तो है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया आपको। अब आर्टिकल नंबर 243C में आते हैं, कॉम्पोजिशन क्या होगा। तो कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, कॉम्पोजिशन किस तरह से होगा। तो कॉम्पोजिशन ध्यान रखना, ऑल द मेंबर्स एट दी 3 लेवल्स, 3 लेवल मतलब विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, shall be directly elected by the people, यानी कि जितने भी मेंबर है तीनों लेवल पे उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक, क्लियर। फर्दर द चेयरपर्सन की अगर बात करें, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। बस एक एक्सेप्शन है और वो ये है कि विलेज लेवल पे डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी, वो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा। अगर डायरेक्ट बोला है तो डायरेक्ट, और अगर इनडायरेक्ट बोला है तो इनडायरेक्ट, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होगा चेयरपर्सन का। विलेज लेवल पे वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक। देन आते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पे। तो याद कैसे रखेंगे, सी से कॉम्पोजिशन हो गया आपका, ठीक है। डी से दलित याद कर लो, दलित मतलब रिजर्वेशन, इस तरह से भी आर्टिकल स्पेसिफिक भी पूछता है आपसे वो, ठीक है। तो सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी इनके लिए सीट्स रिजर्व होंगी अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन का प्रपोर्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। और ये जो रिजर्वेशन है ये सेम चेयरमैन लेवल पे भी होगा, ऐसा नहीं सिर्फ मेंबर लेवल पे ही है, चेयरमैन लेवल पे भी सीट्स रिजर्व होंगी SC ST के लिए उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में।
नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एज द केस में भी। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में SC ST के लिए रिजर्व है और 1/3 सीट्स रिजर्व हैं वेमेन के लिए। अभी तक सिर्फ देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और लोकल गवर्नमेंट भी है। अभी तक सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में ही 1/3 रिजर्वेशन है वेमेंस के लिए, यहाँ पे नहीं है। अब आप बोलोगे सर आया तो है अभी बिल, हाँ 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, लेकिन अभी वो एनफोर्स नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है अभी तक वो। ठीक है, तो अभी तक भी जो रिजर्वेशन मिलता है वेमेन को सिर्फ लोकल बॉडीज़ में ही मिलता है। ठीक है, और वही जो रिजर्वेशन है चाहे SC ST का पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में और वेमेन का 1/3, वो ध्यान रखिएगा आपका चेयरमैन लेवल तक एग्जिस्ट करता है वो चीज़, ऐसा नहीं सिर्फ मेंबर लेवल तक। देन इसमें दिया हुआ ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, ई से याद कर लो 5। ठीक है, और 5 साल का ड्यूरेशन होता है किसका, पंचायत का। लेकिन अगर कोई पंचायत जो है पहले ही डिज़ोल्व हो जाए तो क्या होगा, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पंचायत 2024 में बनी, इसको डिज़ोल्व होना होगा 2029 में, क्योंकि 5 साल का टाइम पीरियड यही है आपका। लेकिन अगर मान लेते हैं 2026 में डिज़ोल्व हो गई किसी कारणवश, ठीक है, तो फिर 2026 में नई पंचायत बनेगी, नई पंचायत के इलेक्शन होंगे, और जो नई पंचायत बनेगी वो ऐसा नहीं कि 2026 से लेकर वो 2031 तक रहेगी ना, वो सिर्फ 3 साल के लिए सर्व करेगी, 2026 से लेकर 2029। दैट इज़ जो रिमाइंडर ऑफ द टर्म है उसके लिए ही सिर्फ सर्व करेगी, पूरे टर्म के लिए नहीं सर्व करेगी। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक? ओके, बिफोर द एक्सपायरेशन, यानी कि जब टर्म एक्सपायर उससे पहले ही करवा लेना है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। जैसे 2029 में मान लो डिजॉल्व होने वाली थी, जब भी डिजॉल्व होने वाली थी तो 6 महीने पहले आप वो करवा लो इलेक्शन, और अगर कोई अर्ली डिसोल्यूशन वाला केस है तो रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए सर्व करती है पंचायत, बस पूरे टर्न्योर नहीं सर्व करेगी। दिस यू शुड रिमेंबर। देन आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, कि किसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो एफ से याद कर लो फेल, फेल मतलब डिस्क्वालीफाई। A person shall be disqualified for being chosen as a member of panchayat if he is so disqualified by legislature of the state concerned। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है by the legislature of the state concerned तो provided that a person shall attain the age of 21 years। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना रखा है कि भाई ये जो है इन मामलों में किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन होगा। प्लस अगर 21 साल से उम्र कम है तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। किसी को सिर्फ इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है कि उसकी जो उम्र है वो 25 साल से कम है। क्यों? कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 25 नहीं 21 साल की मिनिमम एज, न्यूनतम आयु चाहिए। ठीक है, या फिर अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना रखा है डिस्क्वालिफिकेशन का और उसके तहत अगर डिस्क्वालीफाई है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है, अभी डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कौन करेगा? ऑल लिखा है क्या? All questions of disqualification, all questions of disqualification shall be referred to such authority as the state legislature may determine। यानी कि कौन डिटरमाइन करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कौन डिसाइड कर रहा था उनका डिस्क्वालिफिकेशन? प्रेसिडेंट, ECI इलेक्शन कमीशन की एडवाइस लेने के बाद। जो हमारे MLA लोग हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड कर रहा था? गवर्नर, अगेन इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पे। इनका कौन डिसाइड करेगा? तो सच अथॉरिटी एज दी स्टेट लेजिस्लेचर में डिटरमाइन, यानी कि जो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। हो सकता है अलग से कोई एक संस्था बना दी जाए डिस्क्वालिफिकेशन को देखने के लिए, तो वही करेगी। ठीक है, तो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर तो आपने एक चीज़ आपको कॉमन समझ में आ रही होगी कि व्हेन इट कम्स टू पंचायत, वहाँ पर पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट का रोल बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही मिनिमल है। मेन तो स्टेट लेजिस्लेचर का यहाँ पे रोल आ रहा है। ठीक है, 243G में पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पंचायत की, तो ऐसे याद कर सकते हैं, G से गोली। ठीक है, और गोली खा के पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गोली खा के पावर आई और पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एज मे बी entrusted to them including those in relation to the matters listed in the 11th schedule। यानी कि वो matters 29 functional matters जो 11th schedule में mentioned हैं वो, प्लस कोई और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट या सोशल जस्टिस का प्लान है, वो सारे काम कौन कर सकता है? वो सारे काम पंचायत कर सकता है, इसके पास ये पावर है। ओके, H पे आते हैं, ये पावर देता है पंचायत को कि वो टैक्स लेवी कर सकता है, उसको कलेक्ट कर सकता है। और ये पावर कौन देगा?
वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर, इट कैन ऑथराइज अ पंचायत टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट सच टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एंड सब्जेक्ट टू सच लिमिट्स। यानी कि वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर ये पावर दे सकता है कि इन मैटर्स पे आप टैक्स लगा सकते हो, ठीक है, टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। असाइन टू अ पंचायत सच टैक्सेस, duties, tolls and fees levied and collected by the state government for such purposes and subject to such condition limits, provide for making such grants in aid to the panchayat from the consolidated fund of the state। यानी कि किस तरह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को ऑगमेंट किया जाए सो दैट पंचायत को ग्रांट मिल सके। प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच फंड फॉर क्रिएटिंग ऑल मनीज रिसीव्ड रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह का कोई फंड भी बना सकता है स्टेट लेजिस्लेचर, तो जो भी टैक्स कलेक्ट किया गया पंचायत के द्वारा वो सारा टैक्स वहाँ पर आके कलेक्ट हो जाएगा। तो वो एक कोई जो संस्था है वो बनाई जा सकती है बाय दी स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, देन आई पे आते हैं। 243 आई टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी कि एक वित्त आयोग बनाने के बारे में बात करता है, ठीक है। 243 जे ऑडिट ऑफ अकाउंट, यानी कि द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे बाई लॉ मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाई दी पंचायत एंड दी ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट, यानी कि किस तरह से ऑडिटिंग वगैरह होगी ये सब वहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ बना सकता है, ठीक है, वो प्रोविजंस क्रिएट कर सकता है। देन इलेक्शंस टू द पंचायत, इलेक्शन कौन करवाएगा, ये 243 के में है और ये वहाँ का स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हम देख चुके हैं, कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। लेकिन इसका रिमूवल कैसे होता है बताइए जल्दी से कमेंट में, इसका रिमूवल कैसे होता है। तो रिमूवल होता है सेम एज हाई कोर्ट जज, याद है आपको। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल बी सच एज द गवर्नर में डिटरमाइन। तो इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस गवर्नर डिटरमाइन कर सकता है। ओके, इट स्टेट्स दैट 243L that the provisions of part 9 of the constitution which deals with the panchayat shall apply to the UTs with certain modification and expressions। यानी कि UTs में डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो जाएंगे, सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, और इसमें लिखा है पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज़, यानी कि ये जो पार्ट नंबर 9 है ये किन किन एरियाज़ में अप्लाई नहीं होगा। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में अप्लाई नहीं होगा। प्लस जो हिल एरियाज़ हैं स्टेट ऑफ मणिपुर के, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करती है और वहाँ पर पंचायत एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पर जहाँ पर भी आपका ये हिल एरिया स्टेट ऑफ मणिपुर का, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करेगी, ना कि आपकी जो पंचायत है वो करेगी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर, यहाँ तक सभी को कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और एक चीज़ यहाँ पर, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत का मतलब ये है कि ऑल द पंचायत एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर सच कमेंसमेंट शैल कॉन्टिन्यू टिल एक्सपायरेशन ऑफ द ड्यूरेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये एक्ट आया होगा उससे पहले अगर कोई पंचायत चल रही थी जिस हिसाब से, तो वो चलती रहेगी जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाती है। और आर्टिकल नंबर 243O बोलता है कि कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती है इलेक्टोरल मैटर्स पे। नो इलेक्शन टू एनी पंचायत शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाई एन इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज दी अगेन स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड। तो स्टेट के लेजिस्लेचर के पास यहाँ पर बहुत पावर होती है, तो कोर्ट इस मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अच्छा, कुछ अगर आप कहीं कहीं देखोगे तो आपको इस तरह से दिए होंगे कंपल्सरी प्रोविजंस, ठीक है, कंपल्सरी प्रोविजंस और वॉलेंट्री प्रोविजंस, ठीक है। तो कंपलसरी प्रोविजन का मतलब ये है कि ये तो लागू करना ही होगा, जैसे कि SC ST का रिजर्वेशन, जैसे कि विमेन का रिजर्वेशन, ठीक है, जैसे कि टेन्योर जो 5 साल का होता है, जैसे कि मिनिमम एज जो कितनी होती है 21 साल, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, ठीक है, ये सब ठीक है कंपलसरी। इसी में स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसकी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट, ये सब कंपलसरी में आएंगे। वॉलेंट्री में OBC का रिजर्वेशन, वॉलेंट्री का मतलब मन है तो दे देना रिजर्वेशन, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी काम है, ठीक है। OBC का रिजर्वेशन ज़रूरी नहीं है, मन हो तो दे देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू MPs एंड MLAs, ठीक है, या MLCs, ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई मिले ही मिले, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, वॉलेंट्री प्रोविजंस और कंपलसरी प्रोविजंस,
ठीक है, अभी आते हैं यहाँ तक, किसी कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो जल्दी से बताए। पेसा पे, व्हाट इज दिस पेसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ विच ईयर? पेसा कब आया था? तो पेसा आया था 1996 में, 1996 में। चलो, तो है क्या पेसा? तो एक्चुअल में जो 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं हमारे, जो 5वें अनुसूची में हैं, वहाँ पर पार्ट 9 के प्रोविजंस, यानी जो पंचायत के प्रोविजंस हैं, वो अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट इनको एक्सटेंड कर सकता है इन एरियाज़ में विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। तो पार्लियामेंट ने किया, एक एक्ट लाया, पेसा एक्ट, और बोला कि भाई यहाँ पर भी पंचायत लागू होगा, लेकिन बहुत सारे मॉडिफिकेशंस के साथ। क्यों? क्योंकि स्पेशल एरियाज़, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। तो जो भी इनके सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, लॉज इनके खुद के कस्टमरी लॉ हैं, ट्रेडिशनल इनके जो प्रैक्टिसेस हैं, उसको भी हमें संजो के रखना पड़ेगा, उसको भी प्रिजर्व करना पड़ेगा। उसको प्रिजर्व करते हुए हम पंचायत को वहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे। तो पेसा इज़ नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ पार्ट 9 प्रोविजंस, यानी भाग 9 में जो प्रोविजंस हैं उनका एक्सटेंशन टू 5th शेड्यूल्ड एरियाज, टू 5th शेड्यूल्ड एरियाज विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, यानी कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इन पर्टिकुलर एरियाज में भी ये पार्ट नंबर 9 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन है वो ज़रा समझते हैं। तो मॉडिफिकेशन जैसे ये है, पहली चीज़ तो आपने देखा था कि SC ST के लिए रिजर्वेशन है पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन में, लेकिन ST के लिए यहाँ पर 50% पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन नहीं, 50% सीट्स रिजर्व्ड होंगी मेंबर लेवल पे। ठीक है, और 100% सीट्स रिजर्व होंगी चेयरमैन लेवल पे, यानी चेयरमैन सारे ही जितने हैं वो उस ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करेंगे, और बाकी जो सीट है वहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? क्या पावर, ये तो एक चीज़ आपने समझी। जैसे कि जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे लकड़ी वगैरह, फल वगैरह, कुछ भी इस तरह से होता है, उनका पूरा अधिकार होगा उस पर कि किस तरह से उसको बेचना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारे एक्शंस वो लेंगे, डिसीजंस वो लेंगे। ठीक है, ग्राम सभा को यहाँ पर बहुत सारी पावर दी गई है कि कुछ भी काम करना है यहाँ पर किसी भी हायर लेवल ऑफ बॉडी को, तो ग्राम सभा की परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते हो। कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाना है, ठीक है, तो भी आप बिना ग्राम सभा की परमिशन से नहीं चला सकते हो। तो ग्राम सभा को यहाँ पर बहुत सारी पावर दी गई है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ट्राइबल इलाका है, वहाँ पर इस तरह का किसी चीज़ का ऑक्शन करना है, मान लो कोल माइन है वहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे बिना ग्राम सभा के पूछे वो उसको ऑक्शन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पर हमारे इससे लिखा है तो क्या हो गया, पंचायत अलग हो गया क्या? क्यों बताओ? क्लियर हो गया? पेसा, पेसा क्या है? क्लियर है? जल्दी बताओ। ओके, नहीं आए सारे जितने अडल्ट हैं, जितने 18+ हैं, जो इनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो सब ग्राम सभा के आते हैं। परमानेंट बॉडी है, कुछ भी काम होता है तो उन्हीं से सब डिस्कस होता है। अगर आप अपने गांव में कभी पूछें, अगर आप रहते होंगे तो आपको पता होगा, मीटिंग होती है ग्राम सभा की। ठीक है, इसमें सारे गांव के लोग जाते हैं, सारे गांव के मतलब जो एडल्ट होते हैं वो लोग जाते हैं। ठीक है, वैसे तो होती नहीं, काफ़ी सारे गाँव में तो नाम मात्र की होती हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्राम पंचायत है वो एक इलेक्टेड बॉडी है, जिसमें सरपंच और वार्ड मेंबर लोग आते हैं। ठीक है, जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो होते हैं, जो डिसाइड किए जाते हैं कि हाँ हमारे गांव में एक पानी की टंकी होनी चाहिए, हमारे गांव में जो है एक जो है जैसे नहीं पंचायत जो वेब सीरीज़ है कि भाई हमारे गांव में एक अन्न भंडारण होना चाहिए, सो दैट कि हमें कहीं और लेके ना जाना पड़े, तो वो सभी लोग उसमें बुलाया जाएगा। हाँ, सब वार्ड में जो भी
हैं ग्राम सभा के लोग, डिसीजन होगा और उसके बाद जो है उस पर क्या किया जाएगा, उस पर क्या किया जाएगा, उस पर एक्शन लेगी जो पंचायत समिति के लोग हैं। और अगर आपने देखा हो वहाँ पे पंचायत वेब सीरीज़ में, तो लोग पैसे वैसे कलेक्ट करते हैं, तो वो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर उनको ये पावर देता है कि वो कोई फीस या इस तरह से लेवी कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरे पापा सरपंच हैं। अच्छा, सरपंच को सैलरी कितनी मिलती है? तुम अभी मधु बोल रही थी कि हमारे पापा सरपंच हैं, और तुम पूछ रही हो कि पर सरपंच को सैलरी कितनी मिलती है। तुमको बताना चाहिए हम लोगों को कि हमारे पापा को इतनी सैलरी मिलती है एज अ सरपंच, और तुम हम ही लोगों से पूछ रही हो। ये सब क्या है? तो गलत बात है ना। अभी जो हम देख रहे थे वो थी रूरल लोकल गवर्नमेंट। जो शहरों में होती पंचायत नहीं होती, नगर पालिका होती है, और नगर पालिका को बुला के हमें क्या करवाना होता है? गड्ढे भरवाने होते हैं, है कि नहीं? तो म्यूनिसिपैलिटी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, विच इज़ उतना हमें डेप्थ में नहीं पढ़ना जितना हमने वहाँ पर पढ़ा था। यहाँ तो बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ना है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है ये। इसको भी लाया गया था 74th अमेंडमेंट से, जो कि 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और ये भी जाके 23 अप्रैल, ठीक है, सॉरी 24 अप्रैल को जाके इम्प्लीमेंट हुआ था। खैर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 74th अमेंडमेंट ने क्या क्या काम किए थे वो पहले हमें समझना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसने पार्ट नंबर 9A भाग नंबर 9 का को जोड़ा था, और आर्टिकल नंबर 243O तक ख़त्म था। 243P से लेके 243ZG तक दिया हुआ है म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, दैट इज़ नगर पालिका के बारे में। अब ये जो म्यूनिसिपैलिटी, जैसे मैंने बताया अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, तो सबसे पहले लॉर्ड जो मेयो थे, ठीक है, 1870 की बात है, लॉर्ड मेयो जो हैं ये एक रेजोल्यूशन लेके आए थे। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि सारा पैसा केंद्र के पास ना चला जाए, पैसा ये लोकल गवर्नमेंट्स के भी पास जाए, मतलब लोकल लेवल पे भी जाइए। ठीक है, इसके लिए माना मतलब एक काफ़ी फेमस वॉइस रहे जिन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि लॉर्ड रिपन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, इंडिया के लिए। तो 1882 में, 1882 में ये एक रेजोल्यूशन लाया। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कि जो लोकल लेवल पे किस तरह से हम सेल्फ गवर्नेंस ला सकते हैं, ताकि वो खुद जो है लोकल लेवल पे खुद को गवर्न कर सके। और इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, इस रेजोल्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसीलिए रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर यहाँ तक? गांव वाले जाट देखकर काम करते, वोट देते, मतलब गांव के कास्ट, अच्छा गांव के कास्ट देखकर वोट देते हैं। हाँ, अब जनरली होता ही है गांव में सेम कास्ट ही होता है। जैसे हमारे गांव में क्या है, सारे ही परमार हैं, सब एक 2-3 घर होंगे जो नहीं होंगे परमार के, बाकी सब वो हैं। तो हमारे यहाँ पे तो वैसा जात देख के तो नहीं होता है, क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसा। और अगर दलित सीट आ जाती है, महिला आ जाती है, तो महिला के साथ तो तुम्हें ही पता है क्या है, हैं? तो अब जैसे मान लो कि मधु जी हैं, मधु जी बोल रही हैं पापा सरपंच है, हो सकता है पापा ना हो, मम्मी हो सरपंच, है ना। लेकिन मधु जी को खुद बताना होता ये है कि अगर महिला सीट आ जाती है तो आपको पता ही है कि जो महिला है घर की उसको खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन चुनाव वो जीतती हैं, लेकिन चलाते उनके हस्बैंड हैं, है ना। जैसे कि आपने, अच्छा पंचायत में भी तो यही है, पंचायत वेब सीरीज़ में यही सेम चीज़ है। और अगर दलित सीट आ जाती है, जैसे दलित सीट आ जाती है तो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे दलित हैं, ठीक है, 2-3-4 घर हैं ऐसे ही। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लोग हैं, है ना, दबदबा है जिनका, और ये एक लोग हैं जिनका दबदबा है, तो ये अपना दलित चुन लेंगे, ये अपना दलित चुन लेंगे, लड़ाएंगे इनको, और सरकार खुद चलाते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये होता है गाँव के लेवल पे। तो क्या मैं बोल रहा था, खुद ही भूल गया। सर आप ठाकुर हो ना? फादर ऑफ लड़का है, अच्छा।
अच्छा, मधुसूदन सिंह चरण हूँ मैं। तो भाई पहले बताना चाहिए था ना। चलिए, तो मधुसूदन जी कोई बात नहीं, जेंडर बस चेंज कर लीजिए। बताइए कितनी सैलरी मिलती है आपके पापा को, बताइए, बताया नहीं आपने। पंचायत है, क्यों, कितनी सैलरी मिलती है, जल्दी बताओ भाई, कितनी सैलरी मिलती है मधुसूदन। बताओगे नहीं अब तुम, क्यों। चलो क्या चीज़ बता रहा था यार मैं, कहाँ रिजर्वेशन वगैरह पे आया था। हाँ अच्छा, वो जात दे के वोट देते हैं, हाँ नहीं बिल्कुल। एक कहावत भी है बहुत फेमस है कि इट इज़ सेड टू कास्ट आर वोट, है ना, टू कास्ट आर वोट, वोट डालो, बट वॉट हैपन्स इज वी वोट आर कास्ट, है ना, ये हम अपनी कास्ट वाली को वोट देते हैं। वो तो होता ही है। खैर, अब जैसे मान लो, ये बड़ी गंदी चीज़ भी लगती है मुझे, मतलब है भी, मैं नाम तो नहीं लूँगा, ठीक है, नहीं तो एक सेक्शन भड़क जाएगा। लेकिन होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जैसे मान लो ये कास्ट के हैं, खड़े हैं, चाहे इन्होंने कुछ किया हो ना किया हो, हम तो, हमें तो हम तो आगे पट्टी बांधे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, हम तो वोट इन्हीं को देंगे, चाहे वो आके हमें बेल्टों से एकदम कुटाई कर दें भाई, वोट तो इन्हीं को देंगे। ठीक है, मतलब मैंने देखा, मैं अगेन मैं कम्युनिटी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि 99% ऑफ वो कम्युनिटी, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रेज कर ही नहीं सकते हैं दूसरी गवर्नमेंट को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी अच्छी स्कीम। इट नो डाउट कोई भी गवर्नमेंट पूरी तरह 100% अच्छी 100% बुरी नहीं होती, ब्लैक एंड वाइट नहीं होती चीज़ें, ठीक है, हाँ, ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बुरी हो सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से तो ऐसा सच नहीं कहेंगे। लेकिन ठीक है, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, ये एकदम नहीं नहीं 100% ये अच्छा है, ये पूरी तरीके से बेकार है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं इंडिया में, वो तो है। ठीक है, हाँ, रिंकी असली आईडी। रिंकी कौन है यहाँ पे भाई, क्यों, रिंकी कौन है, रिंकी कौन है भाई यहाँ पे। चलो, तो खैर आगे बढ़ते हैं। कभी भी किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं भी पहले ऐसा ही था, मैं भी सच बताऊँ तो, जब जैसे मैं क्लास 11th 12th में था भाई, मैं लड़ जाता था दोस्त। 8 टाइप्स, 8 तरह की सरकारें होती हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती हैं। क्लियर, एक एक करके हम समझते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे फोकस कर लो, ठीक है, चलो। तो 8 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पे आते हैं। इटावा, लड़ना नहीं देखे जाओ, जिसके पापा प्रधान हैं वही रिंकी, अच्छा अच्छा, जिसके पापा प्रधान है वही रिंकी। अच्छा अच्छा, मधुसूदन को तुम लोग रिंकी बोल रहे हो क्या, ये गंदी बात मत करो भाई सब। तभी हम सोचते हैं मधु होती है। सबसे पहले होती है आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, ये एक जो बहुत बड़ी सिटी होती है, ठीक है, क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज़। बिग सिटीज़, बड़े शहर कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, कोलकाता के अलावा बैंगलोर हो गया। ये सब जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे आपने सुना होगा बीएमसी, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ बड़ी बड़ी सिटीज़ में होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। देन होता है आपका छोटी सिटीज़ में म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी, ओके।
क्रिएटेड वो सब सेम रहेगा, ठीक है, क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स जो होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कानपुर वगैरह हो गए ये सब, ठीक है, तो यहाँ म्यूनिसिपैलिटी होती है। और ये चीज़ ध्यान रखना, एक नगर पंचायत करके होती है, ध्यान रखना, ठीक है। नगर पंचायत वहाँ इस्टेब्लिश करी जाती है जो कि ट्रांजिशनल होता है, ठीक है। ट्रांजिशन किसके बीच में? अर्बन और लोकल के बीच में। जैसे कि ना तो पूरी तरह से शहर है ना पूरी तरह से गांव है, तो वहाँ नगर पंचायत का गठन किया जाता है, ठीक है। देन आते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी पे, ठीक है। नोटिफाइड एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है एक जो फास्ट डेवलपिंग टाउन होता है, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए। फास्ट डेवलपिंग टाउन जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, उसके लिए वहाँ पर उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेटअप किया जाता है, ओके, ऑलराइट। और ये ध्यान रखना, इट इज़ एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी होती है ये चीज़ ध्यान रखना नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में। 3 हो गया। चौथा है हमारा टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी, इसको सेटअप किया जाता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल टाउन, ठीक है। जो छोटा सा कस्बा होता है, छोटा सा कस्बा, जैसे गुना नाम सुना आपने, एमपी में गुना है, हाँ, भिंड है, तो ये सब छोटे टाउन है ये, ठीक है। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको सेटअप कर दिया जाता है, क्लियर। और ये पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड होगी, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, ठीक है, क्लियर। देन अगर बात करेंगे टाउन एरिया कमेटी के बाद, तो कंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है, कंटोनमेंट बोर्ड। कंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? जहाँ पर मिलिट्री पर्सनल्स रहते हैं, तो वहाँ पर सिविलियंस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ मिलिट्री पर्सनल्स रहते हैं सिविलियंस, तो वहाँ पर सिविलियंस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको बनाया जाता है। कौन क्रिएट करता है? क्रिएटेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करेगी, वही एडमिनिस्टर करेगी, ठीक है। ये भी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड होती है, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। 5 हो गई। छठी पे आते हैं, दैट इज टाउनशिप। जो भी लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज होता है, जहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज पब्लिक, कहीं पे बहुत बड़ा पावर प्लांट बना हुआ है, थर्मल पावर प्लांट या सोलर पावर प्लांट, बहुत बड़ा पावर प्लांट बना हुआ है, ठीक है। यह मान लेते हैं कि बहुत बड़ी एक कंपनी रन हो रही है वहाँ पर, जैसे इन्फोसिस का कहीं पे सेटअप है, बहुत बड़ा पब्लिक एंटरप्राइज है, तो वहाँ पर टाउनशिप क्रिएट किया जाएगा, सो दैट कि जो बाकी सिविक एम्यूनिटीज़ हैं, जो स्टाफ वहाँ पे स्टाफ काम करता है, वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं, ठीक है, उस बड़े से पब्लिक एंटरप्राइज में, तो उन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको सेटअप किया जाता है टाउनशिप। जो बहुत बड़ा कोई एंटरप्राइज वहाँ पर चलता है, वहाँ पे जो स्टाफ और जो वर्कर्स रहते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देन आता है 7th नंबर पे आपका पोर्ट ट्रस्ट। अब आई थिंक ये बताने की ज़रूरत नहीं, जो पोर्ट ट्रस्ट है, इट इज़ क्रिएटेड बाय, ध्यान रखना, मतलब जहाँ पर पोर्ट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका चेन्नई हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, तो जहाँ जहाँ पोर्ट है वहाँ पे आपका पोर्ट ट्रस्ट होता है, एंड इट इज़ स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। And then the last one is special purpose agency। स्पेशल पर्पस एजेंसी। इस स्पेशल पर्पस एजेंसी का काम क्या होता है कि जो ऊपर अभी हमने 7 पढ़ी, वो एरिया बेस्ड थी। एरिया बेस्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर डिफेंस वाले रह रहे हैं, यहाँ पर
छोटा टाउन है तो उस हिसाब से यहाँ पर इसको सेटअप किया जा रहा था। इसको जो इस्टेब्लिश किया जाता है इट इज़ फंक्शन बेस्ड, नॉट एरिया बेस्ड। इट इज़ फंक्शन बेस्ड, नॉट एरिया बेस्ड। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, कि कोई एक सिंगल पर्पस भी हो सकता है, मल्टीपल पर्पस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इनको सेटअप किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड सेटअप कर दिया, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप कर दिया, ठीक है, हाउसिंग देखने के लिए हाउसिंग बोर्ड सेटअप कर दिया। तो ये होते हैं आपके स्पेशल पर्पस एजेंसी, ठीक। और इनको भी थ्रू दे आर क्रिएटेड बाई एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी ये भी स्टैट्यूटरी होती हैं, ये भी स्टैट्यूटरी होती हैं, बट वो पार्लियामेंट के उसे सेटअप होती हैं और ये स्टेट लेजिस्लेचर के उससे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछें। कल यार काफ़ी सही इंडिया खेली है ना, क्या लगता है जीत जाएगी? क्लियर है सर, ओके। नोटिफाइड वाला एक बार, अच्छा ठीक है, बताते हैं पहले एक बार। अच्छा नोटिफाइड वाला ना, नोटिफाइड एरिया कमेटी फास्ट डेवलपिंग कोई टाउन है जो बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है, तो उसकी बड़ी बड़ी अलग तरह की रिक्वायरमेंट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यूपी में जो बुंदेलखंड रीजन है वो डेवलप्ड नहीं है, बहुत ही लीस्ट डेवलप है, फिर ईस्ट यूपी चले जाओगे तो इतना डेवलप नहीं है। अब मान लो उस बुंदेलखंड एरिया में एकदम से डेवलपमेंट स्टार्ट करवाया जा रहा है, तो वहाँ पर अलग तरह की कमेटी स्टैब्लिश करनी होगी, दैट वुड बी नोटिफाइड एरिया कमेटी, ठीक है। अब एक चीज़ है दैट, और एक चीज़ है कि जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉमन है, ठीक है, पंचायत म्यूनिसपैलिटी के लिए, तो सच स्टेट इलेक्शन कमीशन ही चुनाव करवाएगा पंचायत और म्यूनिसपैलिटी के। इसी तरह से जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है वो दोनों को देखेगा, पंचायत का भी देखेगा उस सिटी में, ठीक है, और उसका भी देखेगा, म्यूनिसपैलिटी का भी देखेगा वो, ठीक है। ड्यूरेशन की अगर बात करेंगे तो ड्यूरेशन 5 साल का ही होता है, ठीक है, और वही सेम होता है अगर डिज़ोल्व हो जाए तो जो बनेगी नहीं तो वो रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए सर्व करती है, ठीक है, वो फुल पीरियड एंजॉय नहीं करती है, ध्यान रखना, सिर्फ रिमाइंडर ऑफ टर्म के लिए सर्व करती है। लेकिन अनलाइक इन द केस ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ देखा था कि अगर अर्ली डिसोल्यूशन हो जाता तो नई जो बनती है वो 5 साल के लिए तक रहती है, ठीक है। वार्ड कमेटी क्या होती है? इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर मोर देन 1 वार्ड। एक या एक से ज़्यादा जो वार्ड होते हैं वहाँ पे एक वार्ड कमेटी बना दी जाती है एक टेरिटोरियल एरिया में, ठीक है। जहाँ की पॉपुलेशन, जहाँ की जो जनसंख्या है अगर 3 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, 3 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर एक वार्ड कमेटी बना दी जाती है, और वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविज़न बना सकता है कि उसका किस तरह से कॉम्पोजिशन होगा और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो ध्यान रखना, ये नंबर ध्यान रखना, 3 लाख से ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन है तो वहाँ एक से ज़्यादा वार्ड को मिला के एक वार्ड कमेटी का गठन किया जा सकता है, ठीक है। अभी हम आते हैं ज़रा क्वेश्चंस करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक सेकेंड रुकिएगा, है ना। कल से इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 4:30 PM पे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम लोग।
अभी दिखा आप लोगों को? क्यों दिख रहा है अभी आप लोगों को कुछ? चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट फॉर। भाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होती है? जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। म्यूनिसिपल काउंसिल छोटा जो सिटी होता है। नगर पंचायत, नगर पंचायत अगर आपको याद हो तो वो जो आपका ट्रांजिशन होता है वहाँ पे होती है, ठीक है। तो किसका प्रोविज़न नहीं है बता जल्दी से। और 75 दोनों का आंसर बताओ। तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा डी, अर्बन पंचायत। अर्बन पंचायत करके तो कुछ नहीं पढ़े थे हम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पढ़े थे, एक लार्ज सिटी के लिए, छोटी सिटी के लिए, ट्रांजिशन के लिए। विच द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? द इलेक्शंस टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी राज्य का जो चुनाव आयोग है वो इलेक्शन करवाता है पंचायत के। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन। तो कर चुके थे ना शायद पिछले वाले में भी। द स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर, नहीं किया था ओके। द स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द पंचायत इलेक्शंस। बताइए भैया क्या उत्तर होगा? आसान साहब, एकदम अभी पढ़ गए हैं और अभी तुम अगर ना सही कर पाए तो फिर जो है मधुसूदन का जी कहाँ गए? मधुसूदन जी आपके एकदम सारे सही आंसर होने चाहिए, बता रहे हैं फिर। मधुसूदन जी कहाँ गए? चलो क्या आंसर होगा? 1 और 3, ठीक है। क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। रिमूवल प्रेसिडेंट करेगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द प्रोविजन बीन मेड फॉर रिजर्वेशन? रिजर्वेशन बी, तो इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है कि 3 स्तरीय पंचायत बनेगी। सी में क्या है? कॉम्पोजिशन, कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन होगा मेंबर लेवल पे, चेयरमैन लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, विलेज लेवल पे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हो सकता है, वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी होगा, जहाँ पर SC ST को रिजर्वेशन है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, और विमेन को रिजर्वेशन है 1/3 इंक्लूडिंग द सीट्स एट द चेयरमैन लेवल ऑल्सो, ओके। 243E में क्या है? 5 साल का जो ड्यूरेशन है वो लिखा गया है। देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर प्राइमरली द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट, सेलू गवर्नमेंट, फेडरल या फिर क्वाजी गवर्नमेंट। आंसर बताओ जल्दी जल्दी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किस में दी है? अच्छा हाँ, चलो भी पहले तो ये करो फिर बताते हैं तुम्हें। चलो, तो सेल्फ गवर्नमेंट होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में पूछ रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ना 243, ओके। हाँ, एक सेकेंड। 243 से लेकर 243O तक में अगर हम देखेंगे तो पंचायत के बारे में दिया हुआ है। एंड 243P से लेके 243ZG के बीच में किसके बारे में दिया हुआ है? म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आती जो है आपकी वो ZD में आती है, ZB में नहीं, ZE में नहीं, ZC में नहीं, ZB में आती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन शॉर्ट नोन एज DPC, ठीक है। ये प्लानिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसके नीचे पे, ठीक है। क्लियर? ZB में क्या आता है? ZB में आता है एप्लीकेशन टू यूटीज़, जैसे कि हमने पंचायत में देखा था कि यूटीज़ में अप्लाई नहीं होती, यूटीज़ में सर्टेन या तो अप्लाई नहीं होगी या सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई होगी, ठीक है। पार्ट नंबर 9 की प्रोविजंस। यहाँ पर कमिटी बैठती है फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। और 243ZC, एक सेकेंड, ZB हो गया है, ठीक है। ZC में होगा पार्ट नॉट, चल नहीं रहा है, लिख लेना इसमें, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, ठीक है। पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, यानी ये पार्ट कौन कौन से एरियाज में अप्लाई नहीं होगा। प्रोविजन फॉर 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू। तो किस अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ किया है?
106 अमेंडमेंट से तो लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली लेवल पे, लेकिन जो अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है, जब तक सेंसस नहीं हो जाएगा, जब तक डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठेगा, तब तक तो होगा भी नहीं, ठीक है। आंसर होगा इसका 73rd अमेंडमेंट एक्ट। देन ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड। तो ग्राम सभा में कौन कौन आता है, बहुत आसान है। और अगला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है। तो ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी ऑफ कौन है, इन द इलेक्टोरल लॉ रिलेटिंग टू अ विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। In the electoral roll of ward within the area of panchayat, in the electoral roll of civic bodies, in the electoral roll of several villages, in the electoral roll relating to a village comprised within the area of the panchayat at the village level, ठीक है। Then about Panchayati Raj institution is not correct. Not less than 1/3 of the total number of the offices of the chairperson in the panchayat at each level are reserved for women. Yes, 1/3 का रिजर्वेशन ना सिर्फ मेंबर लेवल पे होता है बल्कि पंचायत लेवल पे भी होता है। रिजर्वेशन फॉर SCs and STs are provided for at all 3 levels of the local bodies. State can provide for reservation of other backward classes if needed. ये क्या है, ये वॉलंटरी है, ठीक है, तो वॉलंटरी नेचर का है, ठीक है। ये भी सही है क्योंकि तीनों लेवल पे ही होता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गलत है, प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर अपॉइंट करता है लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट करता है ना, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगला करिए, पंचायत के बारे में कौन सा सही नहीं है। अगेन नॉट करेक्ट। पंचायत से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, म्यूनिसपैलिटी से बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, और आपने घबराना नहीं है आपने। तो एवरी पंचायत शैल कॉन्टिन्यू फॉर 6 ईयर्स हैं, 5 ईयर होता है, ठीक है, 5 ईयर, तो ये हो जाएगा आपका। अ पंचायत कैन नॉट बी डिजॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म इन अकॉर्डेंस विद द prescribed by state law. Okay, can be dissolved. Okay, election to panchayat must take place within 6 months of its dissolution. 6 महीने के अंदर होने चाहिए। And a panchayat reconstituted of the premature dissolution shall continue only for a remainder of the term. वैसे only वाले में आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना होता है, only, all, never, none, लेकिन ये सही है, हमें पता है कि भाई सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए ही होता है। इकोनॉमिक्स होगी करण कंडवाल जी, इकोनॉमिक्स ही करेंगे हम लोग, ठीक है। Which of the following statement regarding the panchayat system is or are correct? Constitution of India envisages a 3-tier Panchayati Raj system. Intermediate panchayat stands between the village and district panchayat in the state where the population is above 20 lakh. जहाँ नहीं होती 20 लाख, 20 लाख से नहीं 2 मिलियन से कम होती है, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता इंटरमीडिएट पंचायत स्टैब्लिश करना। All the seats in a panchayat shall be filled by direct election from territorial constituencies in the पंचायत एरिया। बिल्कुल सही है, ठीक है। चेयरमैन लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू भरी जाती हैं, एक्सेप्ट एट विलेज लेवल, जहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर जो बोलेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, तो किसके लिए प्रोवाइड करता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट? एन इलाबोरेट सिस्टम ऑफ एस्टैब्लिशिंग म्यूनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट, इलाबोरेट सिस्टम ऑफ एस्टैब्लिशिंग पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशिंग अ कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज या फिर द क्रिएशन ऑफ झारखंड स्टेट। तो बहुत आसान सा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो भाई, तो यहाँ पर ये सब खत्म होता है और ये फाइनली हमारा खत्म होता है। पॉलिटी में एक टॉपिक हमारा बाकी रह गया अभी, एंड दैट इज़ जो इम्पॉर्टेंट है, एमरजेंसी, ठीक है। तो किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा के इसको कर लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लगा के इसको भी फिनिश अप कर लेंगे। ओके, इकोनॉमी हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जो एंशिएंट और मेडाइवल है वो करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हो गया, अब क्या करेंगे, छुट्टी, बस हो गया, और क्या करेंगे फिर। मतलब जो हमारे लास्ट के रिमेनिंग डेज होंगे सी डेज के लिए, वहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स विल बी थ्रू NCERT और PPT? इट विल बी थ्रू, आई डोंट नो, बट आई थिंक सो that it will be a mixture of both, a blend of both, so you will get a combo of both. Okay, ठीक है। हाँ, यस, इमरजेंसी के साथ साथ एक्ट वाली क्लास ही बाकी है, ठीक है, एक्ट वाली, लेकिन एक्ट वाली तो उसी में हिस्ट्री में ही उसको ले लो मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट बना लो, उसी में कर लेंगे। एक्ट वाला फर्स्ट चैप्टर नहीं कराया है। फर्स्ट चैप्टर किसने बोला फर्स्ट चैप्टर है वो? किसने बोला फर्स्ट चैप्टर है वो? क्यों, किसने बोला फर्स्ट चैप्टर है वो? आज इमरजेंसी आज ही करा था। नहीं भाई, आज मेरी इमरजेंसी है कुछ, जिसके वजह से मैं आज इमरजेंसी नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, कर लेंगे उसको भी, चिंता मत करो तुम बस यार। कोई, चलो छोड़ो,
चलो भाई, किसी कोई डाउट होता है? ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी से, दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्ट वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो 8840286735 व्हाट्सएप है। किसी को कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट शेयर करना होता है या फिर कभी आपका आगे अगर ऐसा कुछ मन हुआ कि भाई हम भी परमार ऑफिसर्स टीम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल, आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन आप उस वर्थ इट भी होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर आप ही ने तो बोला था दरवाजे खुले हैं, तो दरवाजे खुले हैं ना तो बाहर ही बिठा देंगे। ठीक है, तो वर्थ इट भी होने चाहिए। तो पहले आपको उसके लिए वर्थ डेवलप करनी है, तो उसके लिए पढ़ाई करो पहले। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो। ओके, जैसे कि काफ़ी सारे भी स्टूडेंट थे जो असिस्टेंट कमांडेंट में सेलेक्ट हुए और या फिर सीडीएस के थ्रू भी, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके गए हैं वो। ठीक है, आपका चाहे हो जाए तो भी दरवाजे खोलें और ना हो तो खुले ही हैं फिर तो। ठीक है, चलो कितना पैसा दोगे ये बोलो बेटा। भीम 150 रुपया देगा, बताओ। देंगे देंगे, तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से देंगे। जो तुम्हारी काबिलियत होगी तो ज़रूर देंगे। किसी को अगर मैं फ्यूचर में आपके ऑफिसर्स में एसएसबी प्रिपेयर के लिए ट्राई करूँगा। अच्छा, ओके, हाँ, जिसका जो मन हो कि सर हम ये करना चाहते हैं, आपके फॉर्मल ऑफिसर में इस चीज़ की कमी है हमें लगी, तो बिल्कुल अभी आप बता सकते हो अगर कुछ कमी लगती है। बाकी तो बाद में अगर कंट्रीब्यूट करना है तो कर ही सकते हो। भीम, तुमको पैसे, ये जो लोग पैसा पूछते हैं ना कितना पैसा दोगे, इनके लिए दरवाजे से लात बाहर निकाला जाता है हमारे यहाँ पे, ध्यान रखना। जो बोलते हैं ना पैसा कितना दोगे, निकलो बेटा निकलो, तुम्हारे लिए है ही नहीं इसकी। पैसा तो हम देंगे, लेकिन तुम सिर्फ पैसे के लिए यहाँ काम करना हो तो फिर जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए ये नहीं है। तुम जाओ वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वहाँ पे जाओ जहाँ पे वो HR तुम्हें हायरिंग करेगा, वो वहाँ पे जाओ तुम। सर क्लास की टाइम 4:30 PM रहेगी। व्हाट टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन? एनी टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन। ओके ओके।